ये है सेंटिलाइस आइलैंड, जिसे कहा जाता है ये दुनिया का सबसे ज़्यादा खतरनाक आइलैंड है इंसानों के लिए। ये वो मकाम है जहाँ पर आना प्रोहिबिटेड है इंडियन गवर्नमेंट की जानिब से। यहाँ आना क्यों मना है और ऐसी क्या बात है इस आइलैंड के ऊपर? दरअसल यहाँ पर कबायली इंडिजिनियस लोग रहते हैं जिनका कहा जाता है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। लोग ज़मानों से यहाँ पे बसे हुए हैं और स्टोन एज वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये बड़ा कदीमी आइलैंड है और ये लोग यहाँ पर बहुत कदीमी रिहायशी हैं। ये लोग यहाँ से क्यों निकलना नहीं चाहते? बहुत सारी गवर्नमेंट्स ने कोशिश करी इन लोगों को यहाँ से निकालने की या इनको एक अच्छा फ्यूचर देने की, लेकिन ये मानते नहीं हैं, ना ही किसी इंसान को आइलैंड के ऊपर बर्दाश्त करते हैं। कहा जाता है इस आइलैंड का एक मखसूस हदूद है जहाँ तक इंसानों के कदम रखे गए, उससे आगे इंसान जा नहीं सके। यानी कि कहा जाए तो ये एक अनएक्सप्लोर्ड आइलैंड है जिसको कोई भी एक्सप्लोर कर नहीं सका बाहरी दुनिया से, जिसके बारे में कहा जाता है 60 स्क्वायर माइल के ऊपर ये आइलैंड फैला हुआ है। इसका रकबा थोड़ा छोटा है लेकिन इसमें जंगलात बहुत ज़्यादा घने हैं, जिसकी वजह से अगर यहाँ से हेलीकॉप्टर भी जाता है तो कुछ नज़र नहीं आता कि लोग क्या करते हैं और किस तरह जीते हैं। इनकी लाइफ बड़ी मिस्टीरियस सी रही है और बहुत लोगों ने एक्सप्लोर करने की इसको कोशिश करी, लेकिन ये लोग किसी को कभी इसकी हदूद में अंदर आने नहीं देते। ये इतने ज़्यादा डेंजरस और ख़तरनाक हैं कि दूर से ही कोई आ रहा हो तो उसको तीरों का निशाना बना लेते हैं। ये कोशिश पहले भी कुछ लोगों ने करी है और नाकाम रहे। ना सिर्फ नाकाम रहे बल्कि अपनी ज़िंदगियों से हाथ भी धो बैठे। ये किस्सा मिलता है फिशरमैन्स का, जो यहाँ पर गैरकानूनी तौर पर आ चुके थे और फिशिंग का काम कर रहे थे। इन कबायलियों ने उनको वार्न करा था और तीर बरसाए थे, लेकिन वो फिशरमैन्स वहाँ से नहीं गए। फाइनली इन्होंने उन सारे फिशरमैन को मार दिया। ना सिर्फ मार दिया बल्कि उनको बहुत बुरी तरह से कत्ल किया गया था। सिमिलरली एक और वाक़या हमें मिल जाता है 2018 में, जब यहाँ पर जॉन एलन चू आता है। जॉन एलन चू बेसिकली 26 साल का एक लड़का था जो कि एक मशीनरी था। वो क्रिश्चियनिटी को फ़रोग देने के लिए इस मकाम पर आया था और चाहता था इन लोगों को क्रिश्चियनिटी के बारे में पढ़ाएं और इनको क्रिश्चियन कर दे। उसने यहाँ आने से पहले बहुत मेहनत करी थी और बहुत प्रैक्टिस के बाद वो इस आइलैंड पर आना चाहता था। कानूनी तौर पे जॉन एलन चू यहाँ पर आ नहीं सकता था, ये एक इम्पॉसिबल सी बात थी। उसको लाकानूनियत का ही साथ लेना पड़ा। इसी से आगे एक और आइलैंड मौजूद था जहाँ पे फिशरमैन्स की कॉलोनी थी। वहाँ से इसने एक फिशरमैन को हायर कर लिया और फिशरमैन राजी था इसे सेंटिनल आइलैंड के ऊपर ले आने के लिए, और वो इसको लेकर गया भी। इन्होंने एक हदूद तय कर ली थी जिसके मुताबिक फिशरमैन ने कहा मैं इससे आगे नहीं जाऊँगा। फिशरमैन को डर था कि अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा भी आगे गया तो ये लोग मुझे भी मार देंगे। जॉन एलन चू के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, तो उसने एक पतली सी बोट ले ली जिसके ऊपर एक बंदा ही सवार हो सकता था, ताकि वो जो छोटा सा सफ़र था वो आगे खुद तय कर ले। वो फिशरमैन उसको बताई हुई जगह पर लेकर गया और उसके आगे से जॉन एलन चू खुद जाने लगा। इनके ऊपर पहुंचता है तो देखता है थोड़े फासले के ऊपर कुछ लोग बैठे हुए हैं जिनके हाथ में तीर और भाले थे, लेकिन वो इसको खतरनाक नज़रों से नहीं देख रहे थे। वो बैठे हुए थे और मुतलाशी नज़रों से इसको देख रहे थे कि यहाँ क्यों आया है। एलन चू जो थोड़े से गिफ्ट्स इनके लिए लेके गया था वो ले आके इनके सामने रखता है और इनको बाइबल दिखाता है। वो लोग इसको इशारा करते हैं और अपनी ज़बान में कहते हैं कि तुम यहाँ से जाओ। जॉन एलन चू नहीं समझता, वो काफ़ी देर तक ये बातें बोलते रहते हैं। अब जॉन एलन चू भी घबरा गया था और पीछे हटा। वो थोड़ा सा पीछे हटा था कि लोग खड़े हो गए और भाले और तीर उसकी तरफ लेके बढ़ने लगे। जॉन समझ चुका था कि अब इसकी दाल यहाँ नहीं गलने वाली, तो फ़ौरन जाके बोट में बैठता है और वापसी का सफ़र लेता है। लेकिन ये भी ठान कर आया हुआ था, इसको मालूम था कि कुछ इसी तरह मेरे साथ होगा। वो रेडी था और प्रिपेयर था। उसने सोचा कि मैं एक कोशिश और करता हूँ। फिशरमैन के साथ दोबारा आइलैंड के ऊपर आता है। इस कोशिश में वो फिर से पहुँचने में कामयाब हो जाता है, लेकिन फिर एक बार उसके साथ इसी तरह का रवैया इख्तियार किया जाता है। कहा जाता है इसके दूसरे विजिट में इसको एक तीर भी लगा था जो कि इसकी बाइबल के ऊपर लग गया था और ये बच गया था, जबकि इसके लेटर के मुताबिक ये उससे ज़ख्मी भी हुआ था। दूसरे इसके विजिट में इसके साथ सिमिलर वाक़यात हुए, लेकिन इस बार वो ज़्यादा हार्श तरीके से इसको वहाँ से भगा रहे थे। जॉन बाइबल उनको दिखाता रहा, लेकिन उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था, ना उनको कोई ज़बान आती थी। उनकी अपनी ज़बान क्या थी ये भी आज तक किसी को नहीं मालूम था। जॉन के पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो एक मरतबा फिर से वापसी का रास्ता ले लेता है। अगले दिन जॉन फिर से कोशिश करता है और उसी फिशरमैन के साथ वहाँ जाता है। फिशरमैन ये सुन के हैरान होता है और उसको मना करता है कि ऐसी कोशिश मत करो, लेकिन वो नहीं मानता। वो बोलता है तुम जाओ, मेरा वेट नहीं करना, अगले दिन आके मुझे ले आना। जॉन एक बार फिर उन लोगों के दरमियान पहुंच जाता है। जॉन को नहीं मालूम था
कि इस आइलैंड के ऊपर इसका ये आज आखिरी दिन है। अगले दिन फिशरमैन जॉन को लेने के लिए आता है, तो वहाँ पर देखता है कि ये खुदाई का काम कर रहे हैं और जॉन की लाश वहाँ पर पड़ी हुई थी। इन लोगों ने जॉन को मार दिया था। अगर हम बात करें कि लोग इतने ज़्यादा वहशी क्यों हैं, तो इसकी एक ही वजह सामने आती है, इंडिपेंडेंसी। ये लोग नहीं चाहते वो इनकी टेरिटरी में दाखिल हो, ना ये किसी से बाहर रब्ता करना चाहते हैं। अब इनकी ये क्या थिंकिंग है ये किसी को नहीं मालूम, जबकि कहा जाता है इंडिया के इसी रकबे में 572 के करीब इसी तरह के आइलैंड मौजूद हैं जिन पर इन लोगों के यानी कि कबाइलियों के रहन सहन मिलते हैं। 572 आइलैंड्स में से काफ़ी खाली भी हैं और काफ़ी पे जाना इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से मना है, लेकिन वो सारे जितने भी कबाइली वहाँ पर रहते हैं वो एक ज़मानों से इंडियन गवर्नमेंट से राब्ते में हैं, यहाँ तक कि उनकी ज़बानें भी अंडरस्टैंडेबल हैं। जबकि जो सेंटिनल्स की ज़बान है कहा जाता है वो एक अलग ज़बान है जिसके बारे में किसी को भी नहीं मालूम, इंक्लूडिंग जो कबाइली वहाँ पर रहते हैं उनको भी इनकी ज़बान का नहीं मालूम ये कौन सी ज़बान बोलते हैं। जो दूसरे कबाइल यहाँ पर वाक़ हैं उन्होंने थोड़ा रहन सहन सीखा है और वो अब अपना जिस्म अब ढक के रखते हैं, जबकि सेंटिनल्स आज भी नेकेड घूम रहे होते हैं यानी बुरैना घूम रहे होते हैं। ना सिर्फ बुरैना घूम रहे होते हैं बल्कि जो इनके स्पिरिचुअल एक्ट्स होते हैं, जो इनके ब्लैक मैजिक में इस्तेमाल होते हैं, वो भी ये करते रहते हैं। इनके जिस्म के ऊपर सफ़ेद और लाल धारियाँ नज़र आ रही होती हैं। ये दूसरे कबाइलियों से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हैं और इनका रहन सहन भी बिल्कुल अलग है उन लोगों से। ये जो स्टोरी है ये इनकी हालिया मिस्ट्री है जो मैंने आपको सुनाई है, जबकि एक इनकी हिस्ट्री मिलती है। चलते हैं और इनकी हिस्ट्री और मिस्ट्री को एक्सप्लोर करते हैं। ईयर 1771 यहाँ से एक जहाज़ गुजर रहा होता है जो ये देखता है कि एक आइलैंड है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा रोशनियाँ हो रही हैं। इन रोशनियों को देख के वो अंदाज़ा लगाते हैं कि हाँ एक नहीं बल्कि कई लोग रहते हैं। ये बात वो कोट करते हैं अपने एक सफ़रनामे में जिसमें वो बताते हैं कि इंडिया के इस मकाम पर यह आइलैंड है जिसमें बहुत सारी रोशनियाँ इन्होंने जलते हुए देखी है। दूसरा इसकी हिस्ट्री मिलती है हमें 1867 में यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एक जहाज़ जा रहा होता है जिसमें 100 के करीब मुसाफिर भी कहा जाता है सवार थे। ये जहाज़ गुजर रहा होता है और इसमें कोई ख़राबी आ जाती है तो मजबूरन इनको इस आइलैंड के ऊपर अपना जहाज़ लगाना पड़ता है। जब वो जहाज़ अपना वहाँ पे खड़ा करते हैं तो ये कबाइली वहाँ पर निकल के आ जाते हैं। इनके हाथ में बहुत बड़े बड़े नेज़े, भाले और तीर थे। ये सब देख के जहाज़ पर सवार लोग डर गए थे। जो कैप्टन था वो इनसे रब्ते की कोशिश करता है, मगर ये लोग उनको वहाँ से बस जाने का ही कह रहे होते हैं और इनको धमकियाँ दे रहे होते हैं। कैप्टन और क्रू बहुत घबरा जाते हैं इस सिनेरियो को देख के और वो इनसे रब्ता करने की कोशिश करते हैं मगर वो नहीं सुनते। जब वो इन पर अटैक करने लगते हैं और अटैक ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो मजबूरन वो लोग भी अपने हथियार निकाल लेते हैं और कुछ लकड़ी, तख्तियाँ, इस तरह की चीज़ें निकाल के उनको भी डराने लगते हैं। जब कबाइली देखते हैं कि अटैक का मौसम बन चुका है और जंग शुरू हो चुकी है तो पूरी जंगी पोजीशन में आ जाते हैं। ये देख के कैप्टन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। अब उनके पास सिर्फ एक ही चारा था कि इंतज़ार करते मदद आने का। वो मदद आ भी गई। ईस्ट इंडिया कंपनी का एक और जहाज़ उन्हीं के पीछे आ रहा था जिसने सूरत हाल देख ली थी। वो देखते के साथ ही इनके करीब आता है और सारे मुसाफिरों को उस जहाज़ में ट्रांसफ़र करा जाता है और ये लोग सफ़ेद झंडी दिखा के वहाँ से चले जाते हैं। कबाइली भी ज़्यादा फोर्स नहीं करते इन लोगों से, क्योंकि जब एक जहाज़ होता है तो उन्हें लगता है कि इसके ऊपर वो काबू पा लेंगे, लेकिन जब दूसरा जहाज़ आता है तो वो भी थोड़ा डर गए थे और झाड़ियों की तरफ बढ़ गए थे। दूसरे जहाज़ पर सवार बहुत सारे ईस्ट इंडियन कंपनी के फौजी मौजूद थे जो कि तैयार थे लड़ने के लिए, लेकिन जो कैप्टन था दूसरे शिप का उसने उन्हें मना करा कि इनसे लड़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें यहाँ से निकलना होगा। इस वाक़े के बाद से ईस्ट इंडिया कंपनी मुतर्रक हो गई थी, जो कि हमेशा से होते आए हैं इस तरह के वाक़यात के बाद। और जैसा कि उनकी फितरत रही है कि वो इसकी छानबीन करना चाहते थे कौन लोग हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं। इसी ईयर 1867 में कर्नल जर्मी हम्फ्राई इनसे रब्ते की कोशिश के लिए वहाँ पर आता है। इसके साथ बहुत बड़ा बहरी बेड़ा था जिसमें बहुत सारे जंगी अफसर सवार थे। ये उस आइलैंड पर उतरता है तो देखता है ये लोग नेज़ों की मदद से फिशिंग कर रहे होते हैं। जब वो ये हालात देखता है तो समझ जाता है कि ये लोग जीना सीख चुके हैं इन आइलैंड्स के ऊपर। उनकी तादाद और उनका रवैया देख के जर्मी वहाँ पर रुकना मुनासिब नहीं समझता और वह वापसी चला जाता है। दूसरा इन लोगों का कांटेक्ट होता है वाइडल पोर्टमैन से, जो कि होता है साल 1880 में। वाइडल पोर्टमैन इस मकाम पर आता है तो ये उसके आगे सरेंडर कर देते हैं और उसको खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं अपने आइलैंड के ऊपर, जो कि एक बड़ी अनहोनी सी बात थी। वो इस कॉन्टैक्ट की उम्मीद नहीं कर रहा था, लेकिन इन्होंने कॉन्टैक्ट कर लिया। और साथ में बहुत सारे इनके लिए गिफ्ट्स लाया था। ना सिर्फ गिफ्ट्स लाया था बल्कि ज़रूरियात ज़िंदगी की भी बहुत सारी चीज़ें इनके लिए लाया था। वो सब इनको दे दी जाती हैं और ये कॉन्टैक्ट काफ़ी लंबे अरसे चलता है।
कहा जाता है 1883, 1885 और 1887 तक पोर्टमैन इनसे राब्ते में रहा। पोर्टमैन को वो अच्छा आदमी समझते थे और काफ़ी अरसे तक पोर्टमैन का वहाँ आना जाना भी रहा। पोर्टमैन कोशिश करता था कि वहाँ से जल्दी वहाँ से वापस निकले। वो जानता था कि ये लोग इंडिपेंडेंसी पसंद करते हैं, इस वजह से वो वहाँ ज़्यादा अपना विजिट नहीं करता था। वो जल्दी वहाँ से जाने की कोशिश करता था। थोड़े अरसे के बाद वहाँ पर कुछ कबाइलियों में जंगें शुरू हो जाती हैं, जिसमें सेंटिनल्स भी शामिल होते हैं। इनके भी बहुत लोग मारे जाते हैं। पोर्टमैन को इस बात की खबर होती है, वो सारे कबाइल में इत्तेहाद कराता है, उसमें इनको भी इत्तेहाद का हिस्सा बनाता है। मगर ये जंगली कबाइली लोग होते हैं, इन्हें इस तरह की बातों का नहीं पता होता। इत्तेहाद वक्ती तौर पर कर लेते हैं, उसके बाद फिर से लड़ना शुरू हो जाते हैं। ना सिर्फ वो कबाइली आपस में लड़ते हैं, बल्कि जो विजिटर उस आइलैंड के पास से गुजर भी रहे होते थे, उनको भी कत्ल कर देते थे। इनके वहशीपन की कोई इंतहा नहीं थी। इनको आने वाले लोगों का मालूम नहीं होता था कि आने वाले हर शख्स को एक जानवर समझते थे। जैसा कि आपके सामने कोई शेर आ जाए, जब आपके सामने कोई शेर आता है तो आपकी क्या हालत होती है? आप यही समझते हैं कि अटैक करेगा। सिमिलरली इनकी थिंकिंग भी कुछ इसी तरह से रही थी। यहाँ आने वाले इंसान को ये समझते थे कि हमें मारने आ रहे हैं। ये बड़ी इनकी अजीब थिंकिंग थी, जो कई ज़मानों से चली आ रही थी और बड़ी मिस्ट्री क्रिएट कर दी थी। आखिर ये लोग इस तरह की हरकत क्यों करते थे और इस तरह से क्यों सोचते थे? जबकि दूसरे कबाइली राब्ता करते थे, ना सिर्फ राब्ता करते थे बल्कि वो लोग इंसानों के साथ रहना भी पसंद करते थे। लेकिन इन्होंने कभी भी, यानी कि कई सदियाँ गुजर गई, इंसानों के साथ रहना पसंद नहीं करा। वक्त इसी तरह गुजरता गया और ईस्ट इंडियन कंपनी ने 1932 तक इनसे राब्ते करे। लेकिन कहा जाता है 1932 के बाद से इनसे कोई राब्ता नहीं हुआ, यानी कि दुनिया इनसे बिल्कुल कट चुकी थी। और 1956 में एक नया कानून बनाया जाता है इंडियन गवर्नमेंट की जानिब से, जिसमें इस आइलैंड को प्रोहिबिटेड करार दिया जाता है और साथ में इस आइलैंड का काफ़ी किलोमीटर का रकबा मना कर दिया जाता है लोगों के लिए कि वो यहाँ पर नहीं आ सकते। ना सिर्फ लोग, फिशर्समैन के लिए भी वहाँ पर सेम इसी तरह का कानून था कि कोई फिशरमैन भी उस टेरिटरी में दाखिल नहीं हो सकता। कोई कैमरा और वीडियो की शूटिंग वहाँ पर कर सकता है। इसके अलावा भी उधर बहुत सारे कवानीन बना दिए गए। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट इन लोगों से मुसलसल राब्ते करने की कोशिश कर रही थी। साल 1967 टी.एन. पंडित कोशिश करते हैं इन लोगों से राब्ता करने की और अपने साथ हथियार लेस बहुत सारे लोगों का हमला लेके वो इस आइलैंड पे पहुंचते हैं। हथियार लेस लोगों को वो कश्ती में ही रखते हैं और ख़ुद जाकर आइलैंड पे इन लोगों से राब्ते की कोशिश करते हैं। वहाँ जाके देखते हैं तो आइलैंड बिल्कुल खाली था और उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें नीचे पड़ी हुई थी, जिनमें बहुत सारे तांबे स्टील के बर्तन भी शामिल थे। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ मौजूद थी। उनको झाड़ियाँ हिलने की आवाज़ आती है, वो समझ जाते हैं कि लोग राब्ता नहीं करना चाहते। वो भी ज़्यादा कोशिश नहीं करते और वापस चले जाते हैं। लेकिन ये वन टाइम था कि वो वापस चले गए, उसके बाद वो कंटिन्यूसली यहाँ पर आने लगे। दूसरी मरतबा भी उनके साथ इसी तरह का सिनेरियो क्रिएट हो जाता है, वो लोग उसी तरह से बिहेव करते हैं और वो वापस चले जाते हैं। लेकिन टी.एन. पंडित ये काम कंटिन्यू रखते हैं और वहाँ पर आते आते रहते हैं। इससे दो अच्छी बातें हुई थी। पहली बात ये कि उनकी फेस रिकग्नाइजेशन उन लोगों में बहुत ज़्यादा होने लगी थी और दूसरी अच्छी बात ये थी कि पहली मरतबा कोई इतनी ज़्यादा भरपूर कोशिश कर रहा था इन लोगों से मुकम्मल राब्ते की। टी.एन. पंडित ना सिर्फ वहाँ पर आते थे बल्कि इनकी ज़रूरियात ज़िंदगी के बहुत सारा सामान भी लेकर आते थे, जिससे इन लोगों को अच्छा लगने लगा था। बहुत सारे लोग वसूल नहीं करते थे ये, लेकिन उनमें से बहुत सारे कबाइली अब वो सामान हाथों हाथ लेने लगे थे। ये बहुत अच्छा सिग्नल था टी.एन. पंडित के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1981, 1987 इनसे कोई राब्ता नहीं कर सका। बट फाइनली इनका राब्ता हो जाता है, लेकिन ये टी.एन. पंडित के थ्रू नहीं होता। ये राब्ता होता है एक लेडी मधुमाला का। जब वो इस आइलैंड के ऊपर विजिट करती हैं तो ये कबाइली अपने हथियार डाल देते हैं और सरेंडर करते हुए उनसे राब्ते के लिए तैयार हो जाते हैं। ये दूसरी मरतबा था कि इस आइलैंड पे इन्होंने किसी को वेलकम करा था, वो ये लेडी थी। लेकिन साथ में टी.एन. पंडित भी थे, जो वेरीफाई शख्सियत थे इन कबाइलियों के लिए। उनका वहाँ पर उन्हें आना बुरा नहीं लगा। टी.एन. पंडित ने एक बात नोट करी कि लोग इन लोगों को आइलैंड के ज़्यादातर हिस्सों में नहीं लेके जा रहे, सिर्फ भारी हिस्सों में इन्होंने इनको रखा हुआ था। टी.एन. पंडित ने वहाँ पर इनका रहन सहन देखा तो उसमें बहुत सारी चीज़ें उन्होंने नोट करी। उन्होंने देखा कि ये लोग शहद भी इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा स्टील के बर्तन भी ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। इनके पास आइलैंड की बनाई हुई चीज़ों के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें मौजूद थी जो रियल वर्ल्ड में इस्तेमाल करते हैं लोग। ये देख के टी.एन. पंडित बड़ा हैरान हुए, तो वो ये बात समझ चुके थे कि लोग भारी राब्ते करते हैं दूसरे लोगों से। अब ये राब्ते दूसरे कबाइलियों से भी हो सकते हैं और कुछ और लोगों से भी। कहा जाता है यहाँ पर एक ट्रेडर आता था जो कि एक कबाड़ी था। कहा जाता है वो इनको फ्रूट्स और बहुत सारी चीज़ें दिया करता था। इस राब्ते के बाद से इन लोगों का बहुत सारे राब्ते रहे इंडियन गवर्नमेंट से, मगर वही जो बात ज़मानों से इनके साथ चली आ रही है
वो वैसे की वैसी चलती रही, यानी कि ये लोग बिल्कुल भी नहीं बदले और ये ज़्यादातर लोगों को अपनी टेरिटरी में ज़्यादा आगे तक नहीं आने देते थे, ना ज़्यादा कांटेक्ट करते थे। थोड़ी देर के कांटेक्ट के बाद ये वहाँ से जाने का इशारा करते थे। ये बड़े अजीब से लोग हैं जो आज भी इसी आइलैंड के ऊपर बसे हुए हैं। इस वक्त भी वो अपनी ज़िंदगी वहाँ पर गुजार रहे हैं और उसी तरह गुजार रहे हैं जिस तरह से स्टोन एज के दौर में लोग गुजारा करते थे, यानी कि बिना किसी सरो सामानी के ये वहाँ पर गुजारा कर रहे हैं। इतनी मुश्किल तरीन और सख्त तरीन लाइफ जीने के बाद ये लोग बहुत ज़्यादा मजबूत तो हैं, लेकिन आने वाले लोगों के साथ इनका रवैया बहुत ख़राब है। ये किसी को भी अपनी टेरिटरी में बर्दाश्त नहीं करते, इंक्लूडिंग दूसरे कबाइल को भी ये अपनी टेरिटरी में कभी बर्दाश्त नहीं करते। इनके इस वैश्यपन की तरह रहना और इस तरह से वैश्यों की तरह बिहेव करना, इसका सिर्फ एक ही बात नज़र आती है कि ये सिर्फ इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, यानी कि वो कबाइली हैं जो अपनी इंडिपेंडेंसी में किसी को शरीक नहीं करना चाहते। ये बड़ा अजीब इनका रवैया है, लेकिन इनका जीने का तरीका इसी तरह से है, तो शायद आगे भी इसी तरह जीना चाहते हैं। दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक थी। होप आपको अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और देखते रहें मिस्ट्री मॉन्स्टर।